हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मार्च संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। जो यूपी ट्रिपल एस सी का जो पैट एग्जाम है उसमें जितने भी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको रोजाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। पहले पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। किस पंचवर्षीय योजना को कब लॉन्च किया गया, उसका मेन मोटो क्या था, टारगेट क्या था और यानी किस मॉडल पर आधारित थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? तो 1951 से 1956 तक चली थी। कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में स्टार्ट हुई थी। इसका मेन लक्ष्य क्या था? तो शरणार्थी जो आ रहे थे उनका पुनर्वास और खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका मेन टारगेट था। और क्या था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसको कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। किसको? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 1956 से 1961 के बीच में। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, महालनोबिस के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसका मेन जो टारगेट क्या था? तो तीव्र औद्योगिकरण इसका मेन टारगेट था और भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। आगे बात कर लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो उसका मेन मोटो क्या था? अपना लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के बीच में स्टार्ट हुआ था। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। कब से कब तक? तो 1966 से 1969 के बीच में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजना चलाई गई। इस अवधि को क्या कहा जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लान हॉलीडे कहा जाता है यानी योजना अवकाश कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। चौथी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 1969 से स्टार्ट हुई थी, 1974 के बीच में स्टार्ट हुई थी। यहाँ से पूछा जाता है चौथी जो योजना थी के मूल उद्देश्य क्या थे? तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति इसका मेन मोटो था। पांचवी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, इसके 2 उद्देश्य थे। कौन से? यानी एक था उद्देश्य मुख्य उद्देश्यों एवं गरीबी की समाप्ति मेन मोटो इसका था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देने के अलावा आय का बेहतर वितरण एवं देशी बचत पर महत्वपूर्ण वृद्धि करने की नीति अपनाई गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। तो छठी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है 80 से 85 के बीच में चलाई गई थी और इसमें 2 बार इस पंचवर्षीय योजना में जो योजना थी 2 बार तैयार की गई थी। पहली बार कब? जब जनता पार्टी की सरकार थी 1978 से 83 के बीच में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान बनाई गई थी। बाद में कांग्रेस द्वारा 80 से 85 लागू की गई छठी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। कृषि तथा समृद्ध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार करना इसका मेन मोटो था और इसी योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। सातवीं पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के बीच में चलाई गई थी और इसमें मेन इसका क्या था? तो खाद्यान्नों की वृद्धि और रोजगार के क्षेत्रों में विस्तार करना इसका मेन उद्देश्य था। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी? तो 1992 से 1997 के बीच में चलाई गई थी और कहा जाता है कि इस समय कौन थे? तो नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक सुधारों के साथ राजकोषीय सुधारों की भी प्रक्रिया जारी की थी। किस पंचवर्षीय योजना में? आठवीं पंचवर्षीय योजना में। नवीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। तो नवीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? ये 97 से 2002 के बीच में चलाई गई थी और इसमें विकास का 15 वर्षीय परिप्रेक्ष्य शामिल किया गया था। नवी योजना का लक्ष्य क्या था? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। तो इसमें पहली बार
राज्यों के साथ विचार विमर्श का राज्यवार विकास दर निर्धारित किया गया था और कहा जाता है कि इसका लक्ष्य क्या था, 8 था और वास्तविक प्राप्ति कितनी 3.6 ही कर पाई गई थी। आगे बात कर लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में टारगेट क्या रखा गया था, तो ये रखा गया था 9% औसत वार्षिक वृद्धि दर, और इसका अचीव क्या किया था, 10% हमने कर लिया था। 2007 से चलाई गई थी 2012 के बीच में। प्रमुख लक्ष्य क्या था, साक्षरता को 75% तक लाना, यानी साक्षरता दर 75% तक पहुंचाना। बेरोजगारी को कितना कमी करना, 5% कम करना। 70 मिलियन नए रोजगारों का सृजन करना इसका मेन मोटो या फिर मेन टारगेट था। अब देख लेते हैं आगे। आगे देखते हैं कि इसमें एनसीईआरटी कुछ फैक्ट हैं जो उनको यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते ही हैं। जैसे है प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत उत्पादन, आय, धन के समान वितरण एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया गया था और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं भारतीय कर व्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक टॉपिक है किसका, इकोनॉमी का, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कर होते हैं, जो प्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर में देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है आयकर या फिर इनकम टैक्स कहा जाता है। ये किस पर लगाया जाता है, तो व्यक्तियों, अविभाजित हिंदू परिवारों तथा संस्थाओं की आय पर लगाया जाता है। निगम कर क्या होता है, जो कंपनियों की आय पर जो कर लगाया जाता है उसे निगम कर कहा जाता है। धन कर होता है एस्टेट ड्यूटी यानी संपदा शुल्क, उपहार कर, व्यय कर एवं ब्याज कर। आगे बात कर लेते हैं राज्य सरकारों द्वारा कौन सा प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, तो होटलों पर जो प्राप्तियों पर जो कर लगाया जाता है, भू राजस्व पर लगाया जाता है, कृषि आय पर कर लगाया जाता है, व्यवसाय पर कर लगाया जाता है, गैर शहरी अंचल संपत्तियों पर कर लगाया जाता है, रोजगारों पर कर लगाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, तो सीमा शुल्क जो होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है, केंद्रीय बिक्री कर एवं सेवा कर जो होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। राज्य सरकारों के बात करते हैं, राज्य सरकारों के द्वारा कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, तो बिक्री कर हो गया, व्यापार कर हो गया, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क और राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर परिवहन कर, विद्युत पर कर शुल्क और गन्ने की खरीद पर शुल्क और प्रवेश कर, विज्ञापन कर, शिक्षा उपकर, कच्चे जूट पर कर, सट्टेबाजी पर कर। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सेवा कर क्या होता है, इसके बारे में कोई भी सूचियों में वर्णन नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका उल्लेख किसमें है, संविधान में नहीं, यानी सेवाओं का अधिकार का उल्लेख ना तो संविधान की 7वीं अनुसूची में है कि राज्य सूची में, न ही समवर्ती सूची में, तथापि संघ सूची में प्रविष्टि 97 केंद्र सरकार को सूचियों का उल्लेख नहीं किए गए कर को लगाने तथा संग्रह करने का अधिकार देता है और के आधार पर संघीय विधायिका सेवाओं पर कर लगाने में समर्थ है। आगे देख लेते हैं एनसीईआरटी फैक्ट के माध्यम से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लगाया था, तो फ्रांस ने लगाया था, 1954 में लगाया था। संविधान में जीएसटी इस परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद किस में है, 297A में है, 297A में रखा गया। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। चलिए दोस्तों अब इसके आगे देख लेते हैं। हाँ, इसके आगे टॉपिक है कुछ और फैक्ट हैं, जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में क्या हुआ था, यूरोपियन प्रबंधन में भारत का पहला बैंक था।
और भारत में पहला भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1881 में की गई थी। उसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी, जो पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था। पूर्ण रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्ण रूप से भारतीय बैंक पहला कौन सा था? तो इसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। कहाँ पे? तो 1894 में खोला गया था। और दूसरा क्या है? भारत में पहला भारतीय बैंक कौन सा? अवध कमर्शियल बैंक था। कब खोला गया था? 1881 में। पूर्ण रूप से कौन सा भारतीय था? पंजाब नेशनल बैंक था। अगला टॉपिक है इकोनॉमी का नीति आयोग। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति आयोग है क्या? तो नीति आयोग एक तरीके का थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक, जो क्या होता है, गवर्नमेंट को सलाह देने का काम करता है। 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका गठन किया गया था। और बात करते हैं, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र एवं राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग के उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका मेन मोटो क्या है? सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना, इसका मेन मोटो है। आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच तैयार करना, रणनीतिक एवं दीर्घावधि नीतियों का एवं तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो नीति आयोग की संरचना है। तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ से आगे है इम्पोर्टेंट कि नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप कैसा होता है। तो जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। गवर्निंग काउंसिलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं इसमें, और संघ राज्य क्षेत्रों के यानी यूटी के राज्यपाल होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजीव कुमार हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पाल करके इनका पूर्णकालिक सदस्य है। पदेन सदस्य कौन से हैं? तो राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर ये पूर्व पदेन सदस्य हैं। कैसे? पदेन सदस्य हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इनका नाम है अमिताभ कांत, यानी कि CEO कौन है? तो इनका है, कौन है? अमिताभ कांत। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन से हैं? तो नितिन जयराम गडकरी, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से कुछ और हैं इम्पोर्टेंट कि पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। यानी प्रधानमंत्री द्वारा कितने सदस्य नामित होते हैं? तो 4 सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य कहाँ कहाँ से होते हैं? तो अग्रणी विश्वविद्यालय या शोध संस्थानों एवं संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालीन सदस्य के रूप में होंगे। आगे बात कर लेते हैं उत्पादन संबंधी क्रांतियाँ। हरित क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। तो हरित क्रांति के मेन कहा जाता है, तो इसका जो भारत में जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला है कि जो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और इसमें हुआ क्या था? तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। पीली क्रांति देख लेते हैं। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य तेलों एवं तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध के उत्पादन से संबंधित है, और ऑपरेशन फ्लड योजना के तहत ये आरंभ किया गया था। और आगे बात कर लेते हैं, जो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। नीली क्रांति बात कर लेते हैं। मछली के उत्पादन में हुई प्रगति को नीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। गुलाबी क्रांति क्या है? तो मांस व्यापार के क्षेत्र में हुई प्रगति को गुलाबी क्रांति कहा जाता है। और भूरी क्रांति क्या होती है? तो इसमें गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन के क्षेत्र में हुई क्रांति को क्या कहा जाता है? भूरी क्रांति कहा जाता है।
चलिए दोस्तों, अगला इकनॉमी का टॉपिक है बीमा उद्योग। तो भारत में जो प्रथम जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल सोसाइटी थी, कौन सी ओरिएंटल सोसाइटी थी, 1818 में खोली गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1956 को हुई थी। इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जबकि इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC ने 1 जनवरी 1973 से काम करना प्रारंभ किया था। अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसकी 4 सहायक कंपनियाँ कौन कौन सी। एक है नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड है, ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। बीमा क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी प्राइवेटाइजेशन इसमें भी स्टार्ट हो चुका है। आगे बात कर लेते हैं, जो सेंसस 2011 का जनगणना है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 2011 की जनगणना हुई थी, तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो C चंद्रमौली थे। कौन, C चंद्रमौली थे। और 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की जो गणना की गई थी, जनगणना की गई थी। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़ थी। पिछली जनसंख्या से कितनी वृद्धि हुई थी, तो 17.67% अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कितनी, 20 करोड़। इसके पश्चात महाराष्ट्र, फिर बिहार। सबसे कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप UT है। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है, लक्षद्वीप। अगला महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से पूछे जाते हैं, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सर्वाधिक, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित UT कौन है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है, तो दिल्ली में, फिर पुडुचेरी में, फिर चंडीगढ़ में। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन है, एक है लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है, और दादर नगर हवेली। और यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र, MP है, राजस्थान है। अब यहाँ से अगले बात कर लेते हैं, 10 की वृद्धि में पूछा जाता है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य, तो मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। आगे बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व से, यहाँ से तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं, तो बिहार में कितना है, 1102। कितना, 1102। पश्चिम बंगाल में कितना है, 1029 है। केरला में कितना है, 859 है। उत्तर प्रदेश में कितना है, 828 है। और न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 17 ही है। मिजोरम में क्या है, 52 है। सिक्किम में क्या, 86 है। नागालैंड में 119 है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी। और न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार है, दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप है। लिंगानुपात, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरला है, कितनी है, 1084 है। और तमिलनाडु में कितनी है, 995। फिर आंध्र प्रदेश। आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से महत्वपूर्ण तथ्य, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका अभी एक देख लेते हैं, थोड़ा और है कि, एक मिनट दोस्तों, हाँ, यहाँ से साक्षरता दर भी पूछी जाती है। और फिर उसके बाद देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट देखेंगे संगठन के बारे में। यहाँ से जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, ये तो देख लिया था। शिशु लिंगानुपात कौन सा है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात में 3 राज्य कौन से हैं, मिजोरम है, मेघालय है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य हरियाणा है, पंजाब है, और जम्मू कश्मीर है। साक्षरता दर देख लेते हैं, तो लिटरेसी रेट सबसे अधिक किस राज्य की है, तो केरला की है, 93.1% है। मिजोरम कितनी है, 91.58 है।
और न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन से हैं? बिहार है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या दर वाले 3 केंद्रशासित प्रदेश कौन से हैं? दमन द्वीप है और लक्षद्वीप है। आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं तथ्य के बारे में। तो कहा जाता है वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी इसकी मुख्यालय है और 89 इसमें सदस्य हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, यहाँ इसका भी है। 189 इसमें सदस्य हैं। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। 164 देश इसमें शामिल हैं। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला में है और जो इसके सदस्य देश हैं 68 हैं। और EU बात कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन यानी कि 1958 में बना था। ब्रुसेल्स में इसकी राजधानी है। 27 इसमें सदस्य देश हैं। ओपेक में कितने हैं? ओपेक बना था 1960 में बना था। वियना इसका हेडक्वार्टर है वियना में। 13 इसके सदस्य देश हैं। और सार्क जो है 1985 में बना था। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। भारत और इसमें शामिल है। भारत कौन कौन देख लेते हैं एक सार्क में। तो कौन कौन शामिल है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान एवं मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। और UNO के बारे में बात कर लेते हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका कितने देश हैं यहाँ पे? तो इसका है 193 देश। UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। G7 की स्थापना कब हुई? 1975 में। G15 1989 में। G20 1999 में। और इनके सदस्य देश कौन से हैं? जो G7 में कितने हैं? 7 हैं। और G15 में 17 देश हैं और G20 में 9। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है GST। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देख लेते हैं GST के बारे में। तो कहा जाता है वस्तु सेवा कर, जिसे कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। और GST में सर्वप्रथम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो GST सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया था? तो फ्रांस ने लागू किया था। कब लागू किया था? 1954 में लागू किया था। भारत में GST जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और GST दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। GST का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। GST के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल आया था? तो 122वां संविधान संशोधन बिल कब आया था? 2014 में आया था। संसद में प्रस्तुत किया गया था। अगला है GST बिल 3 अगस्त 2016 को लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। फिर क्या हुआ था? राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? 8 सितंबर 2016 को दी। और GST अप्रत्यक्ष तथा गंतव्य आधारित कर है। कैसा कर है? यानी कि GST कैसा कर है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सा संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू हुआ। भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो विजय केलकर समिति के माध्यम से दिया गया था। अगला है GST का हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में है। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी हैं। अगला है GST के अंतर्गत कितने कर हैं? तो 17 अप्रत्यक्ष कर हैं और 23 अधिभार कर हैं। GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, असम स्टेट है। कब लागू किया था? 12 अगस्त 2016 को लागू किया गया था। सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जो 5 जुलाई 2017 को लागू किया था। GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? तो इसमें है टोटल 15 यानी कि 15 डिजिट हैं। अगला देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट में जो बचा है, लास्ट में एक है, एक मिनट, हाँ, और कुछ हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे है कि संविधान में GST परिषद को एक नया अनुच्छेद किस में जोड़ा गया था? रखा गया था। तो रखा गया है 279A में रखा गया।
अगला है कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 12 सितंबर 2016 को हुई थी। जीएसटी की परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र सरकार को 1/3 वोट दिया गया है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, कौन सी है, तो CGST, SGST, IGST। सी का मतलब सेंट्रल, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एस का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई से है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया, 269A में रखा गया। SGST को भारत यानी राज्य सरकार तथा CGST को केंद्र सरकार लगाती है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला कौन सा भारत जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा, 161वां देश है, 161वां देश है। अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो शराब है, पेट्रोलियम है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, ये जीएसटी से बाहर रखा गया, यानी जीएसटी इन पे नहीं लगाया गया, जीएसटी से इनको बाहर रखा गया है। अगला है सर्वप्रथम जीएसटी का जो बिल का जो प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। कौन थे, असीम दास गुप्ता थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।